बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में हलचल फिर से पैदा होना शुरू हो चुकी है। एक तरफ वफाकी हुकूमत तगोदो कर रही है कि कहीं से कोई रास्ता ऐसा निकल आए कि एक ऐसा सेटअप लाया जाए जिस सेटअप को तूल दिया जाए, लेकिन फिर दूसरी जानिब वफाकी वज़रा उसकी तरदीद करते भी दिखाई देते हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मुतालबा किया है कि जल्द इंतखाबात करवाए जाएं और टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की जो बात गर्दिश कर रही है, आइन इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेहतरीन इत्तेहादी अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब का भी यही बयान था। इसी तरह का बयान वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी दिया। तो सवाल यह पैदा होता है कि यह टेक्नोक्रेट हुकूमत किसकी तरफ से लाई जा रही है, फिर यह सेटअप लाएगा कौन? अगर इस सेटअप की ही बातें बाज़गच कर रही हैं तो इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, मंदरजात इसके क्या हैं? ये सेटअप आ जाएगा तो इस बात की यकीन दहानी क्या है कि पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम मिल जाएगा। उसके साथ साथ इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो बाज़गश सुनाई दे रही है उस पर बात की जाएगी। फिर MKM पाकिस्तान, MKM बहादुराबाद और पाक सरजमीन पार्टी के जम होने की जो खबरें मंजर आम पे आ रही हैं उसके ऊपर बात की जाएगी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद हुसैन चौधरी साहब की राय यह है कि माजी में इन्हें ही हम पे मुसल्लत करके कराची में दहशतगर्दी को हवा दी गई थी और अब की बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमजोर करने के लिए इन सब को फिर से मुत्तहिद करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे सियासी माशी मंजरनामे में बात करेंगे। सबसे पहले राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, राजा परवेज अशरफ साहब हमारे स्पीनी असम्बली वो ये बात कर गए कि 22 MNAs जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनसे राबिते में है। कुछ MNAs ने रुखसत के लिए दरख्वास्त दी है, कुछ MNAs ने यह कहा है कि हमारा इस्तीफ़ा आए तो कबूल ना कीजिएगा, कुछ MNAs ने यह बात की है कि हमारे दस्तखत जो हैं वो जाली हैं, वो हमारे अपने नहीं हैं। तो ये पाकिस्तान के सियासी हालात किस तरफ को जा रहे हैं? ये PTI पर किस तरीके का प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। पहले बात है यासिर साहब कि मुझे ये बताएं, क्या हमारे मोअज़्ज़ज़ तरीन स्पीकर कौमी असम्बली ने किसी एक शख्स की वो चिट्ठी दिखाई कि जनाब मुझे छुट्टी दे दे? क्या वो कोई एक ऐसा लेटर दिखाया जिसमें लिखा हो? ये तो एक सियासी बयान है। 3 अफराद के इन्होंने नाम लिए कि जनाब इनकी हाजिरी लग गई है, 2 अफराद का कहा जनाब उन छुट्टी की एप्लीकेशन दे दी है। उन सब के वीडियो बयान कर लागे कि हमने कोई ऐसा नहीं किया, हमारे इस्तीफे कबूल किए जाए। तो अब स्पीकर साहब क्या जवाब देंगे उस पर? अगर 20 अरकान इनके राब्ते में है तो अब तक ये सामने ले आए होते। भाई ये नहीं रुकने वाले, ये 1 मिनट से पहले सामने ले आते। कोई इनके राब्ते में नहीं है। सबको पता है कि हमारा सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो जाएगा, हमारी सियासी पोजीशन ख़त्म हो जाएगी, हमें अवामी नफरत का सामना करना पड़ेगा। अगर मुझे बताए अब किस स्पीकर की बात पे यकीन कर रहे हैं? वो उसी दिन कह रहे हैं जिस दिन का आप हवाला दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब के कानून के मुताबिक एक रुकने असम्बली मेरे पास आएगा, मैं तस्दीक करूंगा, आप पे प्रेशर तो नहीं है, वो मुझे मुतमिन करेगा और मैं इस्तीफा कबूल कर लूंगा। तो जो 11 इस्तीफे पहले कबूल किए, कोई एक रुकने असम्बली के पास आया? किसी एक रुकने असम्बली को उन्होंने बुलाया? किसी एक रुकने असम्बली से यह पूछा? कोई चीज़ होती ना यार सर, कोई अखलाकियात होती है इंसान की। आप सियासतदान हैं, आप जो माइक पे बात करते हैं, जो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपको सोचना चाहिए कि लोग सुनते हैं आपकी बात को, आप जवाब दें हैं। लेकिन स्पीकर साहब जो हैं वो जो कह रहे हैं उसमें मुझे तो दूर दूर तक हकीकत नज़र नहीं आ रही। नंबर 1। नंबर 2, आप इस्तीफे कबूल करें। कानून में मौजूदा जावेद हाशमी का, महदूम जावेद अहमद हाशमी का इस्तीफा क्या लिखा हुआ आया था? जरा तारीख उठा के देख लेना। यही पार्लियामेंट थी, यही पार्लियामेंट हाउस था, इसी में खड़े होके महदूम जावेद हाशमी ने कहा था मैं अपनी नशिस्त से इस्तीफा देता हूं, मंजूर कर लिया गया था। ये कानून है, ये कानून से हटके कोई ऐसी बात नहीं है। वो कहते हैं ठीक है, जब सारे अरकान को ले आते हैं, वो सारे अरकान को लेकर चले जाते हैं, सारे अरकान असम्बली में खड़े होकर कहते हैं कि जनाब हम इस्तीफा दे रहे हैं। अगर आपके पास 20 नाम है, आप वो बोलें जनाब फला 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 जो है ये इस्तीफा नहीं देना चाहते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस पोजीशन में कप्तान को 20 छोड़ के 25 भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या सर ये तो PTI के पास एक बेहतरीन हल इसका ये भी मौजूद है। अभी असम्बली के मेंबर हैं, वो ये ऐलान कर दें कि तहरीक अदम एतमाद हमने लेके आनी है, तो आइन के आर्टिकल 63A के तहत अगर कोई भी अपनी प्रेजेंस वहाँ पे शो नहीं करता, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाता है, तो वो तो वैसे ही नाअहल हो जाएगा, वो पार्टी से ही निकल जाएगा। जनाब सारा कुछ हो जाएगा।
अभी वक्त का इंतज़ार तो करें, गेम उल्टने वाली है। आपने चूँकि मुझसे जो सवाल पूछा था मैंने दिया पहले उसका जवाब, अब आगे ले लें। अगली खबर यह है जनाब, मुझे नज़र आ रहा है, मेरे पास इतला यह है कि अपोजिशन लीडर घर जाएंगे, पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन घर जाएंगे। हो सकता है तहरीक इंसाफ अचानक असम्बलियों में जाने का ऐलान कर दे। ये ऑप्शन बड़ा ज़ेरे गौर है। निगरान सेटअप के लिए अपोजिशन लीडर से मशावरत ज़रूरी है। इलेक्शन तरामीम के लिए अपोजिशन लीडर से मशावरत ज़रूरी है। मैं 2 दिन पहले जब कप्तान से मिला था तो कप्तान से हमने ये सारी गुफ्तगू की थी, और आज भी कप्तान के बाद जो मीटिंग्स हुई हैं उनमें यह डिस्कस हुआ है कि जब वो हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे तो फिर हम अपोजिशन लीडर और दीगर मामला जो है उसकी नशिस्तें हाली क्यों छोड़ रहे हैं। फिर हम वहां जाकर इनको टफ टाइम दें, फिर वहां बैठकर इनके तमाम अरादों को जो है वो ख़त्म करें, इनके तमाम प्लानिंग को नाकाम करें, इनके तमाम मनसूबों को बेनकाब करें, इनकी तमाम करप्शन को सामने लेकर आए। तो फिर हम क्यों बैठे हैं जब पता है कि इस्तीफा इन्होंने कबूल नहीं करना। अब ये तो पक्की बात, आप मुझे एक बात है, जो 13 रुकनी PDM और 16 रुकनी सरकारी अदारे उनको सपोर्ट कर रहे हो, उसके बावजूद वो इस्लामाबाद जैसे शहर में बल्दियाती इलेक्शन कराने के काबिल ना हो। आप क्या समझते हैं बल्दियाती इलेक्शन किसी और वजह से मुलतवी किए जा रहे हैं? बल्दियाती इलेक्शन अपने खार की खौफ से मुलतवी किए जा रहे हैं। इस्तीफे इसलिए नहीं माने जा रहे कि जनाब इन्हें पता है कि जिस भी हल्के में हम जाएंगे उस हल्के में हमें सिर्फ और सिर्फ किसका सामना करना पड़ेगा। इन्हें कहीं पर जीत नजर नहीं आती, हर चीज महंगी हो गई है। मुझे बताएं प्याज का रेट क्या है, मुझे बता दें कोई एक चीज बता दें जो सस्ती है। अब तो मरना भी महंगा है, कफन महंगा हो गया है, अपने आप को अब तो जहर की गोली तक महंगी हो गई है। आप क्या समझते हैं? इन्होंने तो दुनिया की हर चीज जो है महंगी कर दी है। पाकिस्तान की 80% इंडस्ट्री बंद करवा के रखती है। अवाम इनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। आप किसी चौक में खड़े हो जाए, किसी चौराहे पे खड़े हो जाए, किसी गली मोहल्ले में चले जाए, किसी बाजार में चले जाए, किसी दुकान पे चले जाए, आपको लोग इनको कोसते हुए नजर आएंगे। ये जलसे जुलूसों के काबिल नहीं है, ये अब शादी हालों के अंदर जलसे करते हैं, इनके कन्वेंशन हालों के अंदर होते हैं। इनके कन्वेंशन में वो लोग आते हैं जिनको इन्होंने बड़ी कार्ड दे के बुलाया कि जनाब आपके अलावा कोई ना है, कहीं जूता ना बढ़ जाए, कहीं अंडा ना बढ़ जाए, कहीं आवाज ना आ जाए। ये तो आलम है इनका। तो भाई इन्होंने जो जिन सियासी जमातों की ये पोजीशन हो कि इस्लामाबाद जैसे एक शहर में जहां पर नशिस्तें कितनी हैं, वहां पर बल्दियाती इलेक्शन की कंपेन तो हो, बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोस्टर छप जाएं, बल्दियाती इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन पेपर जमा हो जाएं, बल्दियाती इलेक्शन के लिए इतराज़ात आ जाएं, उसके बाद पोलिंग से चंद दिन पहले आप इलेक्शन मुलतवी कर दें। अभी सर सामान की तरसील होने के बाद ये मुमकिनात में से तो है, नामुमकिनात में से भी नहीं है, और मुमकिनात में से भी है कि सुबह के वक्त ये इलेक्शन हो सकते थे। सामान की सिर्फ तरसील होना थी, लेकिन उसे जवाज़ भी बनाया गया। मैं आपको एक बात बताऊँ, इनके पल्ले कुछ नहीं है। लेकिन राणा साहब आप जो खबर दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, उनके लिए पॉलिटिकल सेटबैक नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने एक लंबा अरसा इस बात को यकीनी बनाया कि हम किसी भी सूरत में पार्लियामेंट में वापसी नहीं करेंगे, हम इस्तीफे दे चुके हैं। किसी कुछ नहीं होगा जी अगर ऐसा। मैं आपको एक बड़ी बड़ी क्लियर, इस्तीफे आपको बोल नहीं कर रहे, और आप एक डमी सा अपोजिशन लीडर बिठाकर एक डमी सा वज़ीर आज़म अपनी मर्जी का ले आते हैं, अबूरी वज़ीर आज़म, और ऐसा सेटअप ले आते हैं जो आके इलेक्शन में आपको डिस्टर्ब करेगा, तो उससे बेहतर नहीं है कि आप यू टर्न ले लें। अच्छा यू टर्न आप ये ना कहा करें, अगर आगे खाई हो ना यासर साहब, आप सीधा जा रहे हैं और आगे खाई है, खाई में गिर जाना हमाकत होती है, खाई से मुड़ जाना यू टर्न नहीं होता, लेकिन वो एक समझदारी होती है। लेकिन राणा साहब ये तो बारहा उन्हें कहा गया कि उन्होंने जितनी तरामीम करवानी थी वो करवा ली। अगर आप असेंबली में मौजूद होते तो शायद रजिस्ट कर सकते, शायद उस वक्त सूरत और थी। उस वक्त सूरत पाकिस्तान की मौशियत की शायद ये नहीं थे। उस वक्त पाकिस्तान के हालात इतने बुरे नहीं हुए थे जितने बुरे हो गए हैं। 9 माह में पाकिस्तान जो है कंगाल हो गया है। 9 माह के अंदर हुक्मरान माला माल, अवाम कंगाल, पाकिस्तान बेहाल, ये आलम हो गया। लेकिन इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी तो कसूर है ना फिर सर? कहाँ क्या कसूर है? अगर वो असेंबली में मौजूद रहते, किस असेंबली में? जब उन्होंने पहले रिजाइन दे के बाहर आए थे, मुझे एक बात बताएं, वो रिजाइन दे के बाहर आए, कबूल कर लेना चाहिए था ना।
उस वक्त के डिप्टी स्पीकर ने उसे मंजूर कर लिया, तो क्या तकलीफ थी इन्हें? कहते ठीक है जी। उसके बाद दोबारा फिर उन्होंने इनके सामने रिज़ाइन किया, उसे कबूल करते, कबूल करके इलेक्शन करा देते। उसमें तहरीक इंसाफ उस करप्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी जिसे वो कबूल नहीं करती थी। अब मजबूरन अगर आप समझते हैं कि मुल्क को बचाना है, और मुल्क को बचाने के लिए ये एक ऑप्शन है, मैं ये नहीं कह रही ये कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन मौजूद है जिस पर आज डिस्कस हुई है, कल भी डिस्कस हुई थी, और इस पर कुछ हो सकता है। मैं कह रहा हूं को बड़ा सरप्राइज आ सकता है। लेकिन ये तो फिर डिस्क्राइब अगर इसे किया जाए तो ये मुतरादिफ तो मिसाक मईशत की है। नहीं, मिसाक मईशत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। किसके साथ मिसाक मईशत करेंगे आप? किसके साथ? चले बता देना मुझे, आप मुझे बता दें। इसाक डार साहब ने आके कहा मैं डॉलर चोरों को पकड़ूंगा, पकड़ा गया। इन्होंने कहा मैं डॉलर की कीमत को कंट्रोल करूंगा, हुई कंट्रोल। मुझे 250 रुपए का डॉलर आप ले दें, किसी भी मनी एक्सचेंजर से, किसी बैंक से 250 रुपए का डॉलर मुझे ले दें। ये जो मसनूई कीमत रोक के रखी हुई है ना, ये आप तो फैसलाबाद से तलक रखते हैं यासिर साहब, क्या कारोबार है वहां पे? इंडस्ट्री है वहां पे? सेक्टर्स बंद हो रहे हैं। एप्टमा ने तो ऐलान भी कर रखा है कि हम इस साल के आखिरी तारीख तक यानी कल तक तमाम इंडस्ट्री को बंद कर दें। मुझे बताएं तो इस वक्त में क्यों इंडस्ट्री बंद हो रही है? इनकी रहली की वजह से ना। तो उस वक्त में फिर किसी को तो कुछ करना पड़ेगा। ये हमेशा जो होती है मिसाक मईशत उसके साथ होगी जो इस मुल्क के साथ ठीक होगा, जो इसको संभालना चाहेगा, जो लूटना चाहेगा उसके साथ नहीं होगा। राणा साहब, अगर यही ऑप्शन इस्तेमाल कर लिया जाता है, इधर से ये फ्रंट फिट पे आते हैं, तो फिर KPK और पंजाब की असम्बलियों की तहलील से बैक फिट पे जाएंगे। देखें, KPK और पंजाब असम्बलियों की तहलील में आपको एक बात बता दूं, ये होगी लेकिन जनवरी में नहीं होगी, लेकिन जनवरी में नहीं। इसके लिए कुछ वक्त लगेगा और वक्त का इंतज़ार हो रहा है। कप्तान इनको इतना थकाने का फैसला कर चुका है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन इससे बज़ाहिर ये भी लगता है कि चौधरी साहब की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। कोई चौधरी साहब की ख्वाहिश नहीं है। मेरी आज आपने देखा होगा, चला भी सारे टीवी में, ख्वाहिश उनकी उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की वो तरक्याती कामों की तकमील पूरी चाहते थे, जिस तरह की वो चीज़ें चाहते थे, वो उनकी ख्वाहिश थी। दूसरा उनका ये भी कहना था कि आप जब हुक्म देंगे कर देंगे, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि ये वक्त गुजार लिया जाए, इतना वक्त गुजार लिया जाए ताकि कुछ काम कर लिया जाए। एक तो कानूनी मामला कुछ ऐसे आगे, आपको उन कानूनी मामलात को देखना ही देखना होगा। आप उससे पहले किसी सूरत में तहलील नहीं कर सकते, और ये जनवरी गुजर जाएगा और इस जनवरी में बहुत से अहम फैसले हो जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं, जनवरी में तहरीक एतमाद पे वोटिंग हो जाएगी? मैं कह रहा हूँ जनवरी में बहुत अहम तरीन फैसले हो जाएंगे। मैं आपको ये खबर बस इतना बता दूँ कि जनवरी में अहम तरीन फैसले बड़े सरप्राइज होंगे। चले 5-6 जनवरी तक तहरीक इंसाफ अपनी तादाद पूरी कर लेगी, तो फिर 11 से पहले तहरीक एतमाद पे वोटिंग भी बनती है। नहीं, अभी सब्र तो करें। आपने वो फैसला नहीं पढ़ा ना, आप वो फैसला पढ़ लें जो इब्तदाई फैसला, इसलिए उसके 11 तारीख को इंतज़ार करना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, वो तो तहलील करने के हवाले से ना, आप एतमाद का वोट तो ले ही सकते हैं ना। एतमाद का वोट ले लेंगे। मैं तहरीक एतमाद की ही बात कर रहा हूं, आदम एतमाद की तो बात ही नहीं कर रहा। एतमाद के वोट के हवाले से 5 या 6 जनवरी को बड़ा सरप्राइज मिलेगा। सही, 5 या 6 जनवरी को ना बड़ा सरप्राइज मिलेगा। और बोरियों के मुंह जो खुले हुए थे, पाकिस्तान के अंदर खरीदो फरोख्त का जो बाजार पंजाब में गर्म था, उस बाजार के जुम्मेदारान फिर एक्टिव हो गए हैं, उनके ख़रीदार ढूंढ रहे हैं। 2 लोग बिके थे, एक को मना लिया गया है, एक अचानक बीमार हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, लेकिन राणा साहब सुप्रीम कोर्ट के नहीं, कोई 11 नहीं, कोई 12 नहीं, मैं आपको जो बात कह रहा हूँ यासिर साहब, नहीं वो आप 11 वाली नहीं, आप बात मुकम्मल कर। एक ज़हन में रखिएगा, एतमाद के वोट के वक्त या अदम एतमाद के वक्त, चाहे कोई बीमार है चाहे कोई लाचार है, एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जिसमें लिखा एनी कंडीशन। राणा साहब, वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को छोड़िए, आइन के आर्टिकल 63A के तहत भी अगर पार्टी फैसला कर ले और आप गैर हाजिर पे रहे तब भी आप उसके, मैं कह रहा हूं उस पर लिखा है एनी कंडीशन, किसी भी सूरत में। हाँ, अगर आपका पार्लियामेंट्री लीडर कहता है नहीं ये बीमार है, ये नहीं आ सकता, फिर ठीक। नहीं तो आपको हर सूरत में, आप बीमार भी हैं
आपको आना पड़ेगा। और चले मैं आपको बता देता हूँ, एक तहरीक इंसाफ के एक खातून और एक मुकरे मर्द, ये इन पे काम BDM ने बड़ा किया था। एक को वापस ले आया, लेकिन अभी तक यकीन नहीं आ रहा। अगर इन दोनों में से कोई ना आया तो दोनों अपने नशिस्तें भी जाएंगे। सब सवाल फिर वो पैदा होता है कि असूल की सियासत कहाँ पे गई? अगर आप कौन से असूल की सियासत कर रहे हैं? किस असूल की सियासत PTI की बात कर रहा हूँ ना जी, PTI की बात कर रहा हूँ। जो उसमें आए हैं वो PTI के हो या किसी के हो, इस मुल्क में असूल की सियासत नहीं हो रही। आप PTI की बात कर रहे हैं। एक मुजरम को आप सरकारी त्यारे में लेकर आते हैं बाहर से, क्या इनके आगे बैठ जाएं, वहां आए हमारे मुल्क का बिरादरत करें। कौन से असूल की सियासत की बात कर रहे हैं? फिर तो आप अगर कंपैरिजन करना है तो फिर तो वो, अगर कंपैरिजन उनका उसूल की सियासत पे करना है तो वो अलग पैराया। अगर इन्हीं के साथ करना है तो फिर इनमें और उनमें फर्क क्या रहा? भाई अगर सियासत तो इन्हीं लोगों ने करनी है ना। अगर इनमें या उनमें फर्क कोई नहीं है, अगर आप कह रहे हैं कि ठीक है जो वो गंदे हैं ये वो ठीक है, यही लगा ले आप, तो जो यहां पे गलत निकलेगा वो बाहर निकल जाएगा। इसमें तो कुछ, मैंने आपको कह दिया कि झूठ कह रहे हैं सारे। 11 गैर हाजिर है, 7 गैर है, 2 गैर हाजिर है, फिर 185? नहीं 185 नहीं होगा भाई, 188 है ना। 188 है इनके पास। 87 नहीं है? नहीं 188 है। अच्छा 3 हो जाएंगे ना, 188 है, 3 निकाल देंगे। डिप्टी स्पीकर अगर नहीं देगा, साबिक डिप्टी स्पीकर वो भी फारिग, एक और मुल्तान से है वो भी फारिग, एक पिंडी से है वो भी फारिग। अगर नहीं देंगे तो मैंने आपको शहर भी बता दिए, मेरे पास नाम भी है, सारा कुछ है। मैंने कहा 5 और 6 तारीख को हम हमारा दोनों का प्रोग्राम हो गई ना, तो आप उस दिन पार्लियामेंट के पार्लिमानी पार्टी के इजलास 5 या 6 जनवरी को हो सकता है। सही, आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक। लेकिन यह सर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कोई बड़ा होने जा रहा है। ये जो टेक्नोक्रेट की आप बात कर रहे थे ना राणा साहब, ये छोड़िए कि बड़ा होने जा रहा है, ये बताइए क्या मुल्क के लिए बेहतर होने जा रहा है? कुछ मुल्क के लिए बेहतर होने के लिए बेहतर लोगों का होना जरूरी है। तो वो दिखाई देता है फिर कोई? ये जो बैठे हैं और इनके जो सहूलतकार है, शायद वो अभी और इंतज़ार करें, लेकिन अभी और इंतज़ार होना नहीं। आप क्या समझते हैं ये टेक्नोक्रेट की बात कहाँ चली थी? टेक्नोक्रेट की 2 साल हुकूमत के लिए प्लान, हर चीज़ मुकम्मल हो चुका था। यासर साहब, जब कप्तान ने इस पर एहतजाजी तहरीक शुरू की और फिर 2 हुकूमत के अंदर मौजूद पार्टियों को यह समझ आई कि जनाब खाली कप्तान नहीं, हम भी फारिग हो जाएंगे, कप्तान तो ठीक रहेगा, कप्तान का वोटर खड़ा रहेगा, हमारा वोटर मर जाएगा। 2 साल हम इक़्तिदार या अपोजिशन के बगैर तो निकाल ही नहीं सकते, सही, हम तो मर जाएंगे। फिर जाके ये बात हुई। आज आजम ज़हीर तारड़ साहब ने ऐसे बात नहीं की, सही, और उन्हें अपना उसके उसमें बाद नुकसान दिखाई दिया, तो इसी वजह से नुकसान दिखाई दिया। फिर कुछ लोगों की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में तय हुआ, और मैं आपको यह भी चले बता देता हूं, कुछ कानूनदानों को कहा गया कि आप जाके चेक करें टेस्ट लगा के, क्या हमें किसी जगह से आप समझ गए हैं ना, हमें कानूनी मदद मिल सकती है। उन्होंने टेस्ट लगाने के बाद आके कहा जनाब कहीं से कोई कानूनी मदद नहीं मिलनी, क्योंकि आइन में यह चीज शामिल ही नहीं है। इसी वजह से इसकी अब गुंजाइश भी दिखाई नहीं देती। राणा साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे में बात करेंगे। सूबाई वजीर पंजाब के डॉक्टर अख्तर मलिक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदी। नाज़रीन, ब्रेक से पहले जिस तरह राणा साहब ने ये बात की है कि नया साल जो है वो नया साल बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन वो जो बड़ा कुछ होने वाला है वो पॉलिटिकल सेट के लिए किस तरीके का होगा और हमारा जो मुआशी निज़ाम है उसको क्या धचका पहुंचाएगा या बेहतरी के इम्कानात रोशन करेगा, ये एक बुनियादी सवाल है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील, तहरीक एतमाद की वोटिंग और उसके बाद उसकी कामयाबी के बाद क्या फ़ैसला किया जाएगा पंजाब हुकूमत की तरफ से। एतमाद का वोट हासिल करने के बाद क्या असम्बलियों को तवालत दी जाएगी या तहलील करने की तरफ जाएंगे या अदालत के फैसले का इंतज़ार किया जाएगा। इस पूरे सियासी मुआशी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक साहब ने। मलिक साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के।
मलिक साहब, बुनियादी तौर पे वफाकी हुकूमत ये कहती है कि आपके कुछ अराकीन कौमी असम्बली उनसे राबते में है और वो ये कहते हैं कि इस्तीफ़े जो हैं वो हमारे कबूल ना किए जाएं। दूसरी तरफ आपकी पंजाब हुकूमत से भी कुछ लोगों के वफाकी हुकूमत से राबतों की बातें गर्दिश कर रही हैं। मजमूई तौर के ऊपर वफाकी और सूबाई सतह पे तंजीम किस हद तक मजबूत है और क्या कहीं से कोई शवाहिद मौसूल हुए हैं रवाबित के? मैं समझता हूँ ये सारी बेपर की उड़ाई जा रही है जिसकी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। बल्कि मैं तो इस चीज़ को काउंटर इस लिहाज से करूँगा, कई मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के लोग हैं जो जहाँ पर हमारे पास गुंजाइश है वो हमारे पास राब्ते में आ रहे हैं। तो लोग इतनी चीज़ों को समझते हैं कि किसका टेम्पो आज है और कई ऐसे जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं वो तैयार भी रहते होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो इस तरह की चीज़ें उड़ा रहे हैं वो पाकिस्तान पूरा इमरान खान के साथ खड़ा है। तो बड़े लोग समझदार हैं, इस तरह की कोई मेरे ख्याल है कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। और ये सिर्फ अपने बयानियों को मजबूत करने के लिए कि जी लोग वफाकी हुकूमत के साथ राब्ते में हैं या वहाँ पे, अब इन्होंने तो सारे हरबे आजमा के देख लिए हैं कि किसी तरीके से अवाम इमरान खान से पीछे हट जाए। तो सब चीज़ों से वो बिल्कुल मायूस होकर अब इन चीज़ों पे आए हुए हैं। जब उन्होंने खुद भी देखा था कि 8-9 वाले सीटों पर इलेक्शन कराया और बड़ी बुरी शिकस्त हुई और लोगों को पता था कि इमरान खान ने बन के दोबारा असम्बली में नहीं जाना, फिर भी उन्होंने इमरान खान को और इमरान खान के नजरिए को वोट दिया। अब यहाँ पे मलिक साहब आपने एक बड़ी बात कह दी है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के बहुत से लोग आपके साथ राब्तों में हैं जिन हलकों में गुंजाइश है। तो ये कितनी तादाद में है और क्या ये जनूबी पंजाब से है, सेंट्रल पंजाब से है, पोटोहार से है? बिल्कुल ये पूरे पाकिस्तान से हैं। देखें हमारे पास जो कौमी असम्बली की सीटें हैं जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं और जहाँ पे दूसरी जमातों के लोग हैं, जब वो हवा का रुख देखते हैं और टेम्पो देखते हैं लोगों का किस तरफ है तो ऑटोमेटिकली वो राब्ते में आना शुरू हो जाते हैं। तो अब ये पूरा पाकिस्तान इमरान खान के बयानी में पाकिस्तान भी ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान बल्कि बाहर के लोग भी इमरान खान के बयानी के साथ इत्तेफाक कर रहे हैं। तो उनके साथ होते हुए लोग इस तरह के गलत फैसले नहीं करते कि हवा के रुख के खिलाफ जाए। तो ये इनको गलत फहमी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस मौके पर किसी को छोड़ने की पोजीशन में होंगे। वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और डट के खड़े हैं। आपने देख भी लिया कि जब बाई इलेक्शन सूबाई में हुए तो लोगों ने बिल्कुल डट कर वोट दिया और ये हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में इस तरह नहीं हुआ कि एक हुकूमत चली जाए और दोबारा जोर शोर से वापस आ जाए। और ना सिर्फ जोर शोर से वापस आई बल्कि हमारे 2-4 मेंबर एक्स्ट्रा हमारे साथ वापस आ गए। तो ये इनकी गलत फहमी है कि ये कोई इस तरह का एडवेंचर करेंगे और लोग इनसे हट जाएंगे, वो पॉसिबल ही नहीं। मलिक साहब, तहरीके एतमाद की वोटिंग के हवाले से तैयारी क्या मुकम्मल हो चुकी है? अगर हो चुकी है तो फिर कब एतमाद का वोट लिया जा रहा है? देखिए ये ऑल ऑफ ए सडन हुआ है। कुछ हमारे MPA उम्रे पे गए हुए हैं, कुछ वैसे रूटीन में बाहर गए हुए थे। तो अभी कोई कंपल्शन नहीं है कि फलां डेट तक हम ये एतमाद का वोट लें। ना ही अदालत ने इसको कोई मतलब ऑर्डर पास किया है कि ये फलां तारीख तक एतमाद का वोट लें। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है लीडरशिप बेहतर समझेगी हम एतमाद का वोट ले लेंगे। और देखें ये पाकिस्तान पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही है। अब एतमाद का वोट भी हमने लेना है। पहले भी हमने प्रूव किया है कि जब बाय इलेक्शन हुआ उसके बाद हुकूमत आ गई। तो ये इस तरह के हथकंडे हैं जिसकी वजह से को डीफेम करने की पोजीशन में जा रहे हैं कि ये डीफेम हो जाएंगे। वो नहीं हो सकते। लोग उसी तरह जम कर खड़े हैं। ये अभी फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह, एतमाद का वोट भी ले गए। अच्छा मलिक साहब, मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लिए बगैर मैं कहूँगा जो आपके जनूबी पंजाब से मुल्तान और डेरा गाजी खां से एक MPA थे, मुल्तान से निकाले, वो राज़ी हो गए और पिंडी की जो MPA थी वो भी राज़ी हो गई हैं कि नहीं? ये 3.5 साल से इन लोगों के साथ हम रास्ते में हैं और मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात नहीं है। उनके मामलात इस तरह के नहीं है कि उनको इमरान खान पर कॉन्फिडेंस नहीं है। उनके अपने पर्सनल इश्यूज हैं, वो मेरे ख्याल है आप भी शायद बेहतर समझते हैं और बाकी दुनिया को भी पता है। लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें हम परेशानी की।
जरूरत हो। क्या तादाद 2 से बढ़ गई है या 2 ही है? नहीं, 2 भी नहीं है, ये भी हमारे साथ हैं, वो राब्ते में है। नहीं, वो राब्ते में तो मुझे पता है, एक मुकम्मल राब्ते में, एक राब्ते में नहीं है, मुझे पता है सर। नहीं, दोनों राब्ते में है राना साहब, बिल्कुल, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं। अच्छी बात है। मलिक साहब अगर उनको गिला खान साहब से नहीं है तो क्या गिला चौधरी साहब से? नहीं, ये देखें, घर के अंदर भी छोटे मोटे इख्तलाफ होते हैं, कोई बात मानी नहीं जाती तो बंदा रूठ जाता है, फिर बहन भाई सारे मिल के उनको मना लेते हैं। तो इस तरह के इश्यूज हैं, कोई लाड प्यार के इश्यूज हैं, बाकी कोई सीरियस लड़ाई नहीं है। तो कब तक आपके अरकान मुकम्मल हो जाएंगे? उम्रा भी तो एक 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन का होता है ना, तो अब तो मेरे ख्याल है आप देखें ना कि ये 5 तारीख के बाद मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये पंजाब जो है एतमाद का वोट लेगी 5 तारीख के बाद, और हतमी फैसला तो क़यादत ने 5 को लेंगे या 6 को लेंगे? 5 के बाद है, 5 को तो नहीं हो सकता पॉसिबल, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, और ये होगा इंशाल्लाह जी। तो डॉक्टर साहब, तहरीके एतमाद की वोटिंग की तकमील के बाद क्या असम्बली की तहलील की तरफ जाएंगे या अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर भी वोटिंग होगी जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ? देखिए, वो एक कानूनी जो लाहे अमल है वो तो उससे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अगर उन्होंने तहरीके अदम एतमाद की वो वापस न ली स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पे, तो उसको भी उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और अगर वापस ले ली तो शायद फिर ये यहीं पे बात रुक जाए। लेकिन जो क़यादत के फैसले हैं वो सारे इस चीज पर मुत्तफिक हैं, जो क़यादत फैसला करेगी, सारी हमारी पार्लिमानी पार्टी, इवन हमारे एलाइज, वो सारे उस चीज पर यकजा है, और जैसे कहते हैं ना कि यकजान और 2 कालिब, वो एक ही है सारा कुछ। मलिक साहब, ये जो ज़बान पाक के बाहर सेकेंडरी एजुकेशन के असातिज़ा एहतजाज कर रहे थे, उनसे कोई मुतालबात हुए, उनसे कोई मुज़ाकरात तकमील तक पहुंचे? देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि हमारी जो पिछली जो कैबिनेट मीटिंग थी, हमने कोई 28,000 के करीब टीचर्स की भर्ती का अभी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। और आपको ये जानकर भी खुशी होगी, जो साल से हमारे दर्जा चहारम के लोगों की भर्तियां नहीं हो रही थी, वो भी हमने ओपन कर दी हैं, और धड़ाधड़ उस पर भर्तियां भी हो रही हैं। और जो लोग बेरोजगार इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने की, जो इंडस्ट्री बंद होने की वजह से, उनको रोजगार की उम्मीद लग गई है, और इंशाल्लाह वो भी होगा। और जो इनके कोई स्केल के इशू हैं, जो पेज के इश्यूज हैं, और वो बिल्कुल उनके साथ राब्ते में है हमारे। आपके शोबे के भी मेडिकल हेल्थ वर्कर्स के अलाउंसेस में 25% इजाफा हुआ था ना सर? बिल्कुल, हमने ये जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं हमारी, जिनके बगैर हमारी ये पोलियो कैंपेन, डेंगू की कैंपेन और बाकी जो कैंपेन्स है हमारी वर्टिकल प्रोग्राम्स की मुकम्मल होना नामुमकिन है, उनके लिए हमने अपना 25% उनके जो अलाउंस है उसका इजाफा किया है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पंजाब में जो हमारी कोalition गवर्नमेंट है, ये हमेशा एहसास करने वाले इनके प्रोग्राम होते हैं, और एहसास कर रहे हैं कि लोग मुश्किलात में हैं। जिस तेजी से आपकी महंगाई हुई, उस तेजी से आपकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई इन 3-4 सालों में, और खास तौर पर इन 8 महीनों में जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ी है, उस रफ्तार से इनके इश्यूज को एड्रेस नहीं किया गया। आप देखेंगे हमारी हर हफ्ते तकरीबन कैबिनेट मीटिंग हो रही है, जो भी बर्निंग इशू आता है, जो हमारे पेस के हवाले से हैं, रिक्रूटमेंट के हवाले से हैं, उसको हम हर हफ्ते देखकर उस पर ऑर्डर कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे चंद दिनों में बहुत सारी चीजें स्ट्रीमलाइन भी हो जाएंगी और लोगों को रिलीफ भी मिलेगा। मलिक साहब, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और आपने फिर खान साहब को कुछ अहम चीज़ें भी भेजी। आपने तो आज अपनी ही जमात के दौरे हुकूमत में, मैं जमात नहीं कह रहा, आप ही के दौरे हुकूमत में जो करप्शन हुई है, आपने उसको भी माफ़ नहीं किया। तो क्या जो साबका दौरे हुकूमत में करप्शन थी, उसको और इसको दोनों में जो मुलव्वस है, चाहे वो आपकी जमात से हैं या वाइट से हैं, उन पर कोई FIRs होंगी? बिल्कुल, डेफिनेटली। देखें, हमारे कायद इमरान खान का जो है नारा यही है कि इंसाफ दिलाया जाए और इंसाफ किया जाए, और ख़ास तौर पे करप्शन के खिलाफ हम जो एक मिशन लेके निकले हुए थे, हम उस पर पूरी तरह कारबंद हैं। जो बंदा चाहे हमारी हुकूमत का है या प्रीवियस हुकूमत का है, वो हमारा लाया अमल उसके मुतल्लिक नहीं चेंज होगा, वो हम चले हुए हैं। और इंशाल्लाह
एंटी करप्शन को हमने बहुत सारे केसेस भेजे भी हैं, जिनको इंटरनल हमारी इंक्वायरीज में वो प्रूव हुए हैं। तो अब एंटी करप्शन उनके खिलाफ जो भी लीगल कार्रवाई बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो या किसी भी और जमात से हो, तनासुर को खत्म किया जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अख्तर मलिक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, सियासी मंजरामे में मजीद भी बात करेंगे, बिलखुसूस MKM पाकिस्तान और PSP के जम होने के हवाले से, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा शहबाज। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, सिंध में सियासी तब्दीलियों के हवाले से बहुत सी बाज़गश सुनाई दे रही है। बात यह है कि MKM पाकिस्तान, MKM बहादराबाद और पाक ज़मीन पार्टी इसके जम होने की इतलात हैं। अगर ये जम हो जाते हैं तो टफ टाइम किसको दिया जाएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद हुसैन चौधरी साहब ये कहते हैं कि ये PTI को टफ टाइम देने के लिए ये तमाम जमातें इकट्ठी हो रही हैं। इनके इकट्ठे होने की बुनियादी वजूहात क्या हैं? इक़्तिदार के हवाले से तगोदो को आगे बढ़ाना, या फिर बुनियादी वजूहात कुछ और हैं और इसके पीछे मकासद कुछ और हैं? अभी तक मुज़ाकरात अगर हुए हैं तो किन शराइत पर हुए हैं, उसके निकात क्या है? इसी बारे में बात करेंगे। MKM के रहनुमा सलमान मुजाहिद बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बलोच साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। बलोच साहब, इन बातों में किस हद तक सदाकत है कि ये तीनों पार्टी जम होने जा रही हैं और एक नया सरबराह मंजर आम पे आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपको, राना अदीम साहब को और आपके व्यूअर्स का अस्सलाम वालेकुम। देखें, गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि पिछले 5 सालों से MKM पाकिस्तान की ये पॉलिसी रही है और MKM पाकिस्तान का एक ये इंस्टांस रहा है, एक नैरेटिव रहा है कि MKM पाकिस्तान के दरवाजे तमाम लोगों के लिए खुले हैं, चाहे वो दानिश्वर है, चाहे वो एजुकेशनिस्ट है, चाहे वो सियासी जमात है, सियासी वर्कर है, सोशल वर्कर है। कोई भी आना चाहता है MKM पाकिस्तान में, वो MKM पाकिस्तान में आ सकता है, लेकिन MKM पाकिस्तान के उसूलों, ज़वाबित और कवायद के तहत। एज़ फार एज़ अभी तक जो पोजीशन है MKM पाकिस्तान की, तो अभी तक MKM पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात से या किसी भी स्पेसिफिकली सियासी रहनुमा से कोई डायरेक्ट मीटिंग नहीं हुई। आई कैटेगरिकली से कि कोई भी डायरेक्ट रब्ता किसी भी सियासी जमात के साथ या सियासी रहनुमा के साथ MKM पाकिस्तान का या MKM पाकिस्तान की लीडरशिप का नहीं हुआ। बातें बहुत चल रही हैं और अगर ये मामला चल रहे हैं कि मर्जर होने जा रहा है और 3 जमातें या MKM पाकिस्तान के मुख्तलिफ ग्रुप्स कह लें, फैक्शंस कह लें, क्योंकि जो मदर पार्टी है वो तो MKM पाकिस्तान है, जिसके पास MKM पाकिस्तान का झंडा भी है, MKM पाकिस्तान का जो है वो निशान भी है, पतंग। मदर पार्टी है। अब जो भी नदियां यहाँ से निकली हैं, अगर वो नदियां दोबारा से समंदर में वापस आना चाहती हैं तो MKM पाकिस्तान तो हर किसी के लिए वेलकम कर रही है, हर किसी के लिए। सलमान भाई, इसका मतलब है कि अभी बाज़ाब्ता तौर पर ऐसा कुछ नहीं, आप दावत दे रहे हैं कि जो आना चाहता है वो MKM के कानून और आइन के मुताबिक आए, उसको कोई ओहदा नहीं मिलेगा, पहले दोबारा आके कारकुन बने, उसके बाद आप फैसला करेंगे, ऐसा ही है ना? जी राना भाई, देखें, हमारे जो कन्वेनर हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, जो सरबराह भी हैं MKM पाकिस्तान के, उनका शुरू दिन से यही नैरेटिव रहा है और यही इनविटेशन रहा है फॉर ऑल पर्सन्स ऑफ ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ कि जी बिल्कुल आप आएँ, MKM पाकिस्तान के प्रिंसिपल के ज़रिए, प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, कानून को, रूल्स को फॉलो करते हुए और एज ए कारकुन आएँ। उसके बाद फिर लीडरशिप और राब्ता कमेटी डिसाइड करेगी कि किसको किस पोजीशन पे लाना है। और एक बात MKM पाकिस्तान की यह भी एक खूबी है कि जिसकी जो हैसियत है, जिसकी जो एबिलिटी है, जिसकी जो कैपेसिटी है, जिसकी जो कैपेबिलिटी है, जिसकी जो काबिलियत है, जिसका जो कैलिबर है, उसके मुताबिक MKM पाकिस्तान उसको मेरिट पे पोस्ट भी देता है और उसको MKM पाकिस्तान उससे अपनी खिदमत भी लेती है। यानी ये ऐन मुमकिन है कि फारूक सत्तार साहब या मुस्तफ़ा कमाल साहब भी मुस्तकबिल करीब में कन्वीनर MKM हो सकते हैं? देखें, कन्वेनर तो डिसाइडेड है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हैं MKM का जो आइन है उसके तहत, और जहाँ तक मेरी कन्विक्शन है और पार्टी की जो एक पल्स है उसके मुताबिक आइंदा भी फ्यूचर में भी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ही कन्वेनर होंगे, सरबराह होंगे MKM पाकिस्तान के। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी एक मजबूत सरबराह के तौर पे सामने आएंगे। तो क्या मुस्तफ़ा कमाल और फ़ारूक सत्तार भाई जो हैं, अगर ये शामिल होते हैं जिस तरह नज़र आ रहा है और बड़ा शोर भी मचा हुआ है, तो ये आकर इनको कोई अहम पोस्टें मिलेंगी, कोई अहम ये आपकी सोच के मुताबिक, जिस तरह आपने कहा
कि जो जिस जिम्मेदारी के काबिल होता है एमकेएम उसे देती है। आप इनको किस जिम्मेदारी के काबिल समझते हैं? लेकिन जो फारूक सत्तार साहब छोड़ के गए, या जो एक एपिसोड हुआ था 5 फरवरी 2018 का सेनेट के इलेक्शन का, उस वक्त फारूक सत्तार साहब सरबराह थे। लेकिन उससे पहले फारूक सत्तार साहब मतलब कंटिन्यूसली डिप्टी कन्वीनर के ओहदे पे रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब भी जो है राब्ता कमेटी के मेंबर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब वो अगर ऐसा कोई फैसला होता है और उनकी तरफ से कोई ऐसी ख्वाहिश का इज़हार होता है कि जी वो बाकायदा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से ये बात करते हैं कि जी हम आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आए, बिल्कुल आए। लेकिन बलोच साहब जब आप दावत दे रहे हैं तो क्या ये दावत कुली तौर के ऊपर है तमाम धड़ों के लिए? जब आप नदियों की बात करते हैं तो पीएसपी भी नदी है, एमकेएम बहादुराबाद भी नदी है, तो क्या हकीकी को भी आप बुलाएंगे? नहीं, एमकेएम बहादुराबाद नहीं, एमकेएम पाकिस्तान। बहादुराबाद में एमकेएम पाकिस्तान का आर्जी मरकज है, इसलिए उसे उर्फ आम में जो है मुखालिफिन एमकेएम बहादुराबाद कहते हैं। नहीं, एमकेएम पाकिस्तान जो है मदर पार्टी है। आई इंसिस्ट के जो बुनियादी पार्टी है वो एमकेएम पाकिस्तान है, जिसके बाद हमें तो एक वक्त में ये लगता था कि हुरूफे तहज्जी के ऊपर एमकेएम बनेगी सारी की सारी। नहीं, इंशाल्लाह ताला वो कहते हैं ना कि हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले मेरे अरमा फिर भी बहुत कम निकले। तो जहाँ तक इनविटेशन है, इनविटेशन इज फॉर ऑल। हकीकी के लिए भी है, आफाक भाई के लिए भी है, मुस्तफ़ा भाई के लिए भी है, अनीस भाई के लिए भी है, फारूक भाई के लिए भी, और भी कोई अल्ताफ भाई के लिए भी दर्द रखता है, अल्ताफ भाई के लिए भी है। मेरे ख्याल में अब तक तो नहीं है। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है अब तक तो अब तक नहीं है। आने वाले वक्त में हो सकता है। मेरे ख्याल में दूर दूर तक मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये बता दें कि जब ये सारे इकट्ठे आप हो जाते हैं तो आप क्या समझते हैं कि सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नून, किसको नुकसान होगा? देखिए, हमेशा से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी एक बात कहते हैं कि एमक्यूएम का मुकाबला हमेशा से एमक्यूएम के साथ ही रहा है। और हम समझते हैं कि जो 22 अगस्त के बाद जो एक ये या उससे पहले जो पीएसपी बना, उसके बाद 22 अगस्त हुआ, उसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान को हमने बनाया, तो ये जो फैक्शंस हुए उसमें हमारा कारकुन भी बटा, हमारा वोटर भी बटा। सर, वो बातें आपकी मिन्नों तस्लीम करते हैं। अगर ये सब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर तो एमकेएम इकट्ठी हो गई ना, फिर मुकाबला किससे होगा? बुनियादी सवाल तो राना साहब वो पूछ रहे हैं। देखिए, मुकाबला कराची में और भी स्टेक होल्डर्स हैं, पीपल्स पार्टी भी है, पीटीआई भी है, जमात इस्लामी भी है, दीगर जमातें भी हैं। लेकिन 2018 में ये हुआ कि एमक्यूएम की तकसीम का फ़ायदा ये उठाया गया, शहर कराची में जो एमक्यूएम की जीती हुई नशिस्तें थी वो उठा के झोली में डाल दी गई पीटीआई के आरटीएस सिस्टम को बिठा के। लेकिन अब जबकि एमक्यूएम, अल्लाह करे, हमारी भी ख्वाहिश है कि आगे चल के इकट्ठी हो जाए, सारे लोग आ जाएँ फॉर द बेटरमेंट ऑफ सिटी, कराची शहर के लिए, कराची शहर के मसाइल को हल करने के लिए, कराची शहर की आवाम के लिए, एमक्यूएम के लिए, महाजरों के मसाइल के हल के लिए अगर सब एक इकट्ठे हो जाते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि एमक्यूएम फिर दोबारा से उसी ताकत के साथ उसी उरूज पे आएगी शहर कराची में, हैदराबाद में, सिंध के शहरी इलाकों में। एज फार एज मुकाबले की बात है तो फिर मैं यही कहूँगा कि एमक्यूएम का मुकाबला एमक्यूएम के साथ ही होगा। अच्छा, नहीं, अल्लाह करे जी आप लोग बिल्कुल इकट्ठे हो जाएं। सिर्फ एक बात तो बता दीजिएगा, आपको इकट्ठा कर कौन रहा है? खुद हो रहे हैं, गवर्नर साहब कर रहे हैं, या जिन्होंने लहदा किया था वो इकट्ठा कर रहे हैं, या जिन्होंने तहरीक, या आप जो कहते हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को सीटें दी वो कर रहे हैं? कोई बता दें, इशारों में बता दें, मैं इशारों में बता दें, हम इशारों में समझ लेंगे। राना साहब, जो तहरीक इंसाफ को जो सीटें दी थी वो तो इलेक्शन कमीशन ने दी थी ना, आरटीएस को बिठा के। जहाँ तक इकट्ठे करने की बात है तो कल गवर्नर साहब ने ये कोट किया है, मैं उनको कोट करूंगा कि जी ये इनिशिएटिव उन्होंने खुद लिया है। गवर्नर सिंह जो है वो एक एमक्यूएम के नॉमिनी ज़रूर हैं, लेकिन वो पूरे सूबे के गवर्नर हैं। वो किसी भी जमात को मिलाने की कोशिश करें, किसी भी जमात से मिलने की कोशिश करें, किसी के पास भी जाए, वो उनका प्रेरोगेटिव है। और मैं समझता हूँ कि इसमें गवर्नर सिंह की, कामरान टेसोरी भाई की बड़ी काविश है और उनकी पूरी कोशिश है कि एमक्यूएम के जो नॉमिनी तो हैं, वो उन्हें एमक्यूएम ने नॉमिनी तो किया है, लेकिन फिर सवाल ये है कि जब पूरे सूबे के गवर्नर हैं तो वो सारी जमातों को इकट्ठा क्यों नहीं कर रहे? वो सिर्फ आप ही को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? देखिए, सारी जमातें तो अपनी है ना। अब जब एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी असल जो स्टेक होल्डर थे सिंध के,
बाकी तो छोटी छोटी जमातें हैं। और जहाँ तक पीटीआई की चले एक तल्ख सवाल है बलोच साहब, राना साहब आपसे सवाल करेंगे। एक तल्ख सवाल ये है कि एमक्यूएम हमेशा कहती है कि हम अपने कारकुनान के ऊपर सियासत करते हैं और कारकुनान के नज़रियात के मुताबिक सियासत करते हैं। माजी करीब में ये जितने धड़े आप बटे हैं, जिन धड़ों में उन्होंने संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए एक दूसरे के ऊपर, भत्ताखोर कहा गया, टारगेट किलर कहा गया, गद्दारे वतन कहा गया, बिका हुआ कहा गया। तो क्या ये तमाम के तमाम सियासी नारे लग जाएंगे, ये रॉ का एजेंट कहना, ये सियासी बातें हो जाएंगी, ये सारी बातें आप भूल के एक मेज पे बैठ जाएंगे? देखिए ये तल्ख सवाल तो है, लेकिन ये एक पर्टिनेंट क्वेश्चन भी है। और एमक्यूएम ने हमेशा अपनी सियासत जो करती है, एमक्यूएम अपने कारकुनान के जोरे बाजू पे करती है अपनी सियासत, और आवाम के वोट्स पे, आवाम के सपोर्ट्स पे और आवाम के मैंडेट पे करती है। जहाँ तक इल्ज़ामात की बात है, तो ये तो पिछले 40 सालों से जब से एमक्यूएम का वजूद है इल्ज़ामात लगते रहे, लेकिन हमेशा आला अदलिया से अदालत। सर वो तो बात आप जो इल्ज़ामात की बात कर रहे हैं वो तो आपके दूसरे सियासी मुखालिफिन लगाया करते थे ना, ये तो आपके अपने लोगों ने लगाया। जी बिल्कुल आपकी बात पे आ रहा हूँ। जब देखें, जब दो भाई घर में होते हैं ना, वो लड़ते हैं, जब लड़ते हैं तो वो सींगा मुश्ती भी होती है, गाली गलौज भी होता है, गाली गुफ्तार भी होता है, इल्ज़ामात भी लगते हैं। लेकिन जब वो मामला किसी बड़ी के पास जाता है या थाने में जाता है तो सुलह सफाई होकर वापस आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो इल्ज़ामात हैं वो सिर्फ इल्ज़ामात हैं, और लिप सर्विस को कहेंगे अपनी अपनी सियासत को चमकाने के लिए। अगर वो चले ये मान लिया को भूल सलमान भाई करके आपस में मिलते हैं तो इट विल बी अ गुड फॉर। सलमान भाई ये मान लिया, सारा कुछ आपका हकीकत में आ गया। आपने कहा कि एमक्यूएम की सीटें इलेक्शन कमीशन ने छीन कर पीटीआई की झोली में डाल दे, तो क्या मौजूदा एमक्यूएम जो इकट्ठी हो रही है या ये एमक्यूएम को है, क्या ये उस इलेक्शन कमीशन जिसने झोली में सीटें डाल दी थी उसके खिलाफ जाएगी? सर हम जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने थे ना उस वक्त 2018 के इलेक्शन में, हमारे जितने भी एमएनएस के उम्मीदवार थे जो जीते हुए थे, जो एमपीएस के जो हमारे कैंडिडेट थे, वो तमाम के तमाम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए और उन नताइज को चैलेंज किया। और वो पिटीशंस आज भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है। सिंध हाई कोर्ट में जो ट्रिब्यूनल बना था इलेक्शन ट्रिब्यूनल, अब तक वहाँ पे 2-3 सीटें तो ऐसी हैं कि जिसमें हम ये साबित कर चुके हैं कि हम जो हैं यहाँ पे अददी तादाद में, वोट्स की तादाद में ज़्यादा हैं। जिसमें हमारे ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब थे, साबिक एमएनए रहे, उनकी मलिर की सीट थी, वो 1250 वोट से उनसे ले ली गई थी, लेकिन उससे ज़्यादा वोट वो साबित कर चुके हैं। हमारे शेख सलाउद्दीन भाई की सीट थी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, अजीज़ाबाद की, वो साबित कर चुके हैं कि वो वोट जीते हुए थे, लेकिन ट्रिब्यूनल का फैसला नहीं आया। लेकिन शायद ये रिजीम चेंज होने से पहले की बातें हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन आप रजीम चेंज पे यकीन करते हैं? आपने भी कहा, बस चूंकि टाइम बड़ा थोड़ा, आपने कहा रजीम चेंज होने से पहले की बातें हैं, इसका मतलब रजीम चेंज हुई ना? रिजीम चेंज हो, मैं उस कैटेगरी में नहीं जा रहा ना, उस परसेप्शन पे जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जो इस्टेब्लिशमेंट की जो रिजीम चेंज हुई है ना, उस वक्त की बातें हैं। जैसे आजकल नाम बड़े लिए जा रहे हैं, तो ये उस वक्त के खाते हैं सारे। अब जो है नई चीज़ें आई है, नई इस्टेब्लिशमेंट आई है, नए लोग आए हैं जो अपने आप को अपॉलिटिकल कहते हैं, जो अपने आप को कहते हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। सियासतदान जाने, सियासत जाने, हुकूमत जाने, अपोजिशन जाने। तो इसलिए अब सियासतदान अपना आप जान रहे हैं, इसीलिए सियासतदान तमाम इकट्ठे हो रहे हैं कि ताकि बेहतरी के कुछ इम्कानात रोशन किए जा सके। बहुत शुक्रिया सलमान मुजाहिद बलोच साहब। इस हवाले से अपना वली नाज़रीन प्रोग्राम द लास्ट आवर का वक्त खत्म हो जाता है। मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।